दोस्तों डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस पेंशन योजना के बीच में अंतर, और साथ ही इन तीनों ही योजनाओं में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और साथ ही आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग कौन सी योजना आपके लिए बेस्ट रहेगी, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों ही योजनाओं के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल आप पूरा देखना, जिससे कि किसी भी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे इन तीनों ही योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे इन तीनों में ही आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यानी कि जो कर्मचारी है उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, कितना अमाउंट आपकी सैलरी में से कटेगा हर महीने। तो एनपीएस की अगर बात करें तो इसमें 10% अभी कटता है आपकी सैलरी में, बेसिक प्लस डीए का 10% अभी कटता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए। और साथ ही जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो जारी की गई है, नई पेंशन योजना, इसमें भी सेम है कंट्रीब्यूशन, 10% आपके बेसिक और डीए का हर महीने आपकी सैलरी में से कटेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसके अलावा ओपीएस की अगर बात की जाए तो ओपीएस में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था एम्प्लॉय की तरफ से। ठीक है, तो कोई भी कटौती यहाँ पे पेंशन के नाम पे नहीं होती थी। तो इन दोनों ही योजनाओं में कटौती है 10% की, बेसिक प्लस डीए की, जबकि ओपीएस में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। यही सबसे बड़ा अंतर है ओपीएस के लिए, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है ओपीएस में, जो कि सबसे अलग और सबसे बेनिफिशियल इस योजना को बनाती है। ठीक है, कि कोई भी कंट्रीब्यूशन आपको नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 14% रहता है एनपीएस में, जो कि इसी साल या पिछले साल बढ़ाया गया था। 10% था पहले, उसको 14% किया गवर्नमेंट ने। और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें यहाँ पे इसको बढ़ा के कर दिया गया है 18.5%, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज है गवर्नमेंट का। और ये गवर्नमेंट ने परसेंटेज बढ़ाया है क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है कि जो एनपीएस है उसमें जो 14% का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का 10% का कंट्रीब्यूशन है, टोटल 24% का जो कंट्रीब्यूशन अभी हो रहा है, उससे भी कर्मचारी को 50% जो अंत में पेंशन मिलती है उसकी एश्योरिटी नहीं दी जा सकती है। तभी यहाँ पे ये अमाउंट बढ़ा दिया गया है और अब हो गया टोटल 28.50%। अगर श्योरिटी होती तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये अमाउंट नहीं बढ़ाती, यानी गवर्नमेंट को भी एनपीएस पे भरोसा नहीं था कि यहाँ पे इससे किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय 50% जो पेंशन है उसकी एश्योरिटी दी जा सके, तो वो नहीं था। इसलिए यहाँ पे बढ़ाया गया है अमाउंट सरकार की तरफ से भी। और ओपीएस की अगर बात करें तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार का ही रहता था। ठीक है, तो इसमें तो कोई किसी भी प्रकार का डाउट है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे एश्योर्ड जो पेंशन है, यानी कि जिस पेंशन की गारंटी यहाँ पे ली जाती है, वो क्या गारंटी, कितने परसेंट पेंशन की गारंटी यहाँ पे इन तीनों ही योजनाओं में ली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो एनपीएस में कोई गारंटी नहीं थी, मार्केट में आपका पैसा लगता था और अभी भी लग रहा है। उस पर जितना रिटर्न मिलता है उसके हिसाब से आपको, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो ही उन्हीं से आपको ये पेंशन योजना लेनी थी। वो एक प्राइवेट ही पेंशन योजना है ये एनपीएस। जितना लाभ आपको होगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, उससे आपकी पेंशन बन जाएगी, बस इतना ही है। और कुछ भी इसमें अलग से कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है। यूपीएस की अगर बात करें तो यहाँ पे 50% पेंशन की एश्योरिटी दी गई है, 50% की गारंटी ली गई है। ये 50% कितना होगा, वो होगा आपके जो लास्ट 12 महीने की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसका 50% का एवरेज। ठीक है, 12 महीने का एवरेज 50% का, वो आपको एश्योरिटी दी जाएगी। साथ ही ओपीएस में लास्ट महीने की जो सैलरी होती थी उसमें 50% की एश्योरिटी आपको मिलती है। फैमिली पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एनपीएस में कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जब खुद की पेंशन का ही कोई प्रावधान नहीं था, कर्मचारी की खुद की पेंशन का ही, तो उसमें फैमिली पेंशन की तो बात ही नहीं है। फिर भी जितनी पेंशन यहाँ पे खुद को मिलती थी उसका यहाँ पे 60% फैमिली को पेंशन उसमें से दी जाती थी, यही है बस। आगे बात करें यहाँ पे तो 50% में से फैमिली पेंशन की अगर यहाँ पे बात करें तो 60% यहाँ पे यूपीएस में है। ये 50% जितना बनेगा उसका 60% यूपीएस में फैमिली पेंशन की एश्योरिटी है, और ओपीएस में भी 60% की एश्योरिटी है, जो 50% आपकी
कर्मचारी की जो पेंशन बनेगी उसका 50%, ठीक है। टोटल का 50% नहीं है। आप सोचोगे कि फैमिली पेंशन ज़्यादा कैसे बन रही है, तो ये ज़्यादा नहीं है। ये जो 50% के बाद में जितना आएगा, 50% कैलकुलेट करने के बाद में उसका 60% है ये, यानी टोटल बात की जाए अगर डायरेक्टली तो 30% ये निकल के आता है, ठीक है। दोनों में ही ये सेम चीज़ है। पेंशन कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो पेंशन की कैलकुलेशन किस आधार पे होगी, वो आधार यहाँ पे बताया गया है। एनपीएस में तो मार्केट रिटर्न्स प्योरली, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मार्केट रिटर्न पे ही आपकी जो पेंशन है वो डिपेंड करती थी। यूपीएस की अगर बात करें तो आपकी जो लास्ट 12 महीने की सैलरी है उसकी बेसिक का आधा कर दीजिए सभी 12 महीने की सैलरी का, और उन सभी 12 महीने का एवरेज निकाल लीजिए, तो वो सैलरी आपकी पेंशन कैलकुलेशन आपकी इस प्रकार से की जाएगी। ओपीएस में जो कैलकुलेशन होती है वो होती है लास्ट जो मंथ है उसकी जो बेसिक पे है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब डीए की अगर बात की जाए तो एनपीएस में कोई डीए का प्रावधान नहीं था। यूपीएस में डीआर आपको मिलेगा, महंगाई राहत इसमें दिया जाएगा, और ओपीएस में भी महंगाई राहत दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे डीए बढ़ता है उसके साथ साथ ही डीआर भी बढ़ता है, उस सेम चीज़ है, इसमें कोई भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, नाम अलग है बस। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे मिनिमम सर्विस फॉर पेंशन। पेंशन प्राप्त करने के लिए मिनिमम सर्विस आपके द्वारा कितनी की हुई होनी चाहिए। एनपीएस में कोई भी प्रावधान नहीं था। कम सर्विस की है, कम पैसे जमा हुए, कम मार्केट रिटर्न मिला और कम ही आपको पेंशन मिलती है एनपीएस में, ठीक है, और ये बहुत कम होती है। यूपीएस की अगर बात करें तो 10 साल यहाँ पे मिनिमम आपकी सर्विस होनी चाहिए, तब आपको मिनिमम पेंशन मिलेगी 10 साल पे। जो मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रुपये है, ठीक है, ये आपको 10 साल पे मिलेगी। 10 साल आपकी सर्विस है तो आपको 10,000 रुपये तो पेंशन मिलनी ही मिलनी है, साथ में इस पर डीआर भी मिलना है। अब अगर यहाँ पे पूरी पेंशन जो 50% जो पेंशन की एश्योरिटी है वो चाहिए, तो यहाँ पे 25 साल आपकी सर्विस मिनिमम होनी चाहिए। ये 25 साल है, ठीक है। दो फैक्टर यहाँ पे दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। 10 साल के लिए मिनिमम पेंशन के लिए 10 साल चाहिए, और 50% की एश्योरिटी के लिए 25 साल आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। ओपीएस में यहाँ पे 10 साल ही मिनिमम सर्विस रखी गई है, जो कि पहले से है। इसी पे आपको 50% जो एश्योरिटी मिलती है वो मिलती है मात्र 10 साल की सर्विस पे। तो ये बेनिफिट है ओपीएस का, बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 10 साल के बाद में आपको 50% की एश्योरिटी मिल जाती है, फैमिली पेंशन भी है, सब कुछ है। मिनिमम पेंशन की अगर बात की जाए तो एनपीएस में कोई प्रावधान नहीं है मिनिमम पेंशन का। जितना मार्केट में रिटर्न मिलेगा उतनी आपको पेंशन बन जाएगी, ठीक है, चाहे उसमें कितना भी हो। अब यहाँ पे यूपीएस की बात करें तो 10,000 की मिनिमम पेंशन की एश्योरिटी आपको मिलती है अगर मिनिमम 10 साल की आपकी सर्विस है तो, ठीक है। तो यह है एश्योरिटी। इसके अलावा यहाँ पे ओपीएस की अगर बात की जाए मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी, तो 10 साल तक तो आपको एश्योरिटी मिल जाती है, 10 साल के बाद में तो। लेकिन 10 साल से अगर कम की सर्विस आपने की हुई है तो उसमें जो महंगाई सूचकांक है उसके आधार पे इसकी कैलकुलेशन होती है कि आपकी मिनिमम पेंशन कितनी बनेगी। यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ भी है, इसमें आपको मिनिमम पेंशन मिल जाती है, लेकिन एनपीएस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लमसम की अगर बात की जाए तो ग्रेजुइटी आपको एनपीएस में मिलती है, साथ ही ओपीएस में भी ग्रेजुइटी मिलती है। लेकिन यूपीएस में यहाँ पे एक और प्रावधान किया गया है, ग्रेजुइटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको एक और चीज़ मिलेगी, और वो क्या है, वो है आपकी जितनी सर्विस हुई है उसमें हर 6 महीने के लिए आपको आपकी सैलरी का 1/10वां हिस्सा मिलेगा, ठीक है। जितने स्लेब आपने 6 महीने के कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 5 साल आपकी सर्विस हुई है, तो 6 महीने कितने स्लेब आपने कंप्लीट कर लिए 10, ठीक है। 10 स्लेब आपने कंप्लीट कर लिए। अब आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 10वां हिस्सा, ठीक है, इंटू 10वां हिस्सा आपकी जितनी भी एक्स मान लो वाई आपकी सैलरी है उसका 10वां हिस्सा आपको मिलेगा, ठीक है। 5 साल की सर्विस के लिए 10 बार, क्योंकि 10 हो चुके हैं 6 महीने के स्लैब। इसी प्रकार अगर आपने 20 साल किया है तो ये बढ़ के हो जाएगा 40, और अगर आपने 25 साल की सर्विस की है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो इसमें से अभी 5 साल के लिए अगर कैलकुलेट करें तो ये कट जाएगा और आपकी एक सैलरी बच जाएगी। यानी कि अगर आप 5 साल की सर्विस करते हो तो आपको कितनी मिलेगी सैलरी, आपकी जो पूरी 1 महीने की सैलरी है जो बेसिक पे है उतना आपको लमसम के रूप में मिलेगा 5 साल की सर्विस के लिए। तो मिनिमम अगर 25 साल की अगर आपने सर्विस की है तो 25 साल की सर्विस के लिए आपको 5 महीने की सैलरी के बराबर पैसे मिलेंगे एज ए लमसम,
ठीक है, 5 महीने की सैलरी के लिए। तो ग्रेजुएटी तो है ही है, उसके साथ में ये भी एक बड़ा फ़ायदा है यूपीएस में, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ायदा यहाँ पे है, जो कि ओपीएस में भी नहीं है। तो ये अलग से फ़ायदा यूपीएस में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है इन तीनों ही योजनाओं में। तो कौन सी योजना में आपको फ़ायदा है? एनपीएस तो छोड़ दीजिए, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसमें मार्केट रिटर्न जो मिलते हैं उसके आधार पे ये पेंशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। इसमें काफ़ी खामियां थी जो कि अभी दिख रही है, इसी वजह से यहाँ पे यूपीएस लाया गया है। अब बात होती है यहाँ पे यूपीएस और ओपीएस के बीच में, तो इनमें से कौन सा बेस्ट है? तो यहाँ पे एक चीज़ बेस्ट है यूपीएस में, और वो है लमसम की। जो आपको आपकी सैलरी का 10वां हिस्सा हर 6 महीने के लिए मिल रहा है, वो लमसम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि ओपीएस में नहीं मिलता है। तो ये फ़ायदा है। और साथ ही ओपीएस में क्या फ़ायदा है, कोई भी यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं करना पड़ता, जबकि यूपीएस में 10% आपकी सैलरी में से हर महीने कटेगा आपकी बेसिक प्लस डीए का। तो ये है, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ओपीएस का। इसके अलावा ओपीएस का एक और बड़ा फ़ायदा है, और वो क्या है, मिनिमम 10 साल सर्विस है यहाँ पे आपको 50% पेंशन पाने के लिए, ठीक है, जबकि यूपीएस में ये है 25 साल। ये फ़ायदा हो गया, 15 साल का बहुत बड़ा अंतर ये यहाँ पे है। साथ ही मिनिमम पेंशन के लिए भी यहाँ पे 10,000 रुपये इसमें है, लेकिन वो 10 साल के बाद में है। लेकिन यहाँ पे 10 साल के नीचे के लिए भी मिनिमम पेंशन का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये है ओपीएस के फ़ायदे। और यूपीएस का आपको फ़ायदा बता ही दिया है मैंने। लमसम में फ़ायदा आपको यूपीएस में होगा, जो कि ओपीएस में नहीं होगा। और जो मेन फ़ायदा है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, मिनिमम पेंशन है, 10 साल में ही आपको पूरी पेंशन मिलेगी। तो ये फ़ायदे ओपीएस के हैं। इसीलिए यहाँ पे अभी भी अगर कंपेयर किया जाए तो ओपीएस बेहतर है यूपीएस से। लेकिन यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छी बना दी गई है यहाँ पे नई पेंशन स्कीम को, जो कि एनपीएस थी, जो कि बहुत ही उसमें खामियां थी, उसको अपग्रेड करके एक अच्छे लेवल पे ला दिया गया है। ओपीएस की बराबरी तो यहाँ पे अभी भी नहीं हुई है, लेकिन यूपीएस भी एक अच्छा ऑप्शन सरकार के द्वारा दिया गया है, जो कि एनपीएस से तो बेहतर ही है। हर एक मायने में बेहतर है, ठीक है, लेकिन कुछ मायने में ओपीएस से बेहतर यूपीएस है लमसम के मामले में, और बाकी सभी मामलों में ओपीएस बेहतर है ही। तो बेस्ट यहाँ पे ओपीएस है, उसके बाद में यूपीएस है, और एनपीएस की तो आप सोचिए ही मत। एनपीएस में आपको यहाँ पे बहुत ही कम एश्योरिटी, यानी कोई भी एश्योरिटी नहीं है, मात्र और मात्र आपके जो पैसा है उसको मार्केट में इन्वेस्ट करके और उससे ही आपको पेंशन देने का सरकार का प्लान था, लेकिन ये फ्लॉप हो चुका है, ठीक है। अभी जो लोगों की पेंशन बनी है वो बहुत ही कम है, और इसी के चलते ये फैसला लिया गया और यूपीएस लाई गई है। यूपीएस और ओपीएस में आपको बता ही दिया है, ओपीएस बेस्ट है, कुछ मामलों में यूपीएस बेस्ट है, वो भी बता दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी जारी नहीं हुआ है अभी तक यूपीएस के बारे में। ये सारी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से देख लीजिए। और ये है, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करना, और हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़ जाइए। ट्विटर हैंडल का जो हमारा यूज़र नेम है वो है द ज्योति KMT, और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके जुड़ जाइए, जिससे कि लगातार आपको अपडेट मिलते रहे और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।